तो भाई आज की वीडियो हम शुरू करेंगे एक बहुत ही बड़ी अपडेट से। देखो बहुत दिन से लोग ये कयास लगा के बैठे थे कि आईपीएल 2025 में आरसीबी में हमें नया कप्तान देखने को मिल सकता है, क्योंकि फैफ डू प्लेसिस शायद ही अगले साल आरसीबी कप्तानी करे। ऐसा बहुत लोग को लग रहा था, क्योंकि भाई 40 के हो गए हैं, अगले साल 41 के हो जाएंगे। किसी को नहीं पता रिटेन होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि इस एज में अक्सर टीमें प्लेयरों को रिटेन नहीं करती है। तो हर किसी का मानना था कि अगर फैफ डू प्लेसिस जाएंगे तो जाहिर सी बात है नया कप्तान आएगा, और अगर कोई नया अच्छा कप्तान नहीं मिलता है तो शायद यह भी हो सकता है कि विराट कोहली एक बार फिर से हमें आरसीबी की कप्तानी करते हुए देखने को मिल जाए, क्योंकि अब तो कोहली जो है वो रिटायर हो चुके हैं टी20 फॉर्मेट से। ऐसे में उनका बोझा जो है काफी कम हो गया है। तो ऐसे में अगर विराट कोहली ही आरसीबी कप्तानी संभाल लेते हैं, कोई हर्ज थोड़ी है, क्योंकि कोहली ही तो आरसीबी के वाइस कैप्टन है। जब फैफ डू प्लेसिस कैप्टन हुआ करते थे, कोहली ही वाइस कैप्टन हुआ करते थे। तो अगर फैफ डू प्लेसिस कप्तानी नहीं करेंगे, उस हिसाब से भी एक वाइस कैप्टन को ही कैप्टन बनना चाहिए। तो उस लॉजिक से भी कोहली अगले कप्तान होंगे, ऐसा हर किसी को लग रहा था। लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता हूं, और साथ में यह भी कह सकता हूं कि एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि कल के दिन कई सोर्सेस ने कंफर्म करा कि आरसीबी फैफ डू प्लेसिस को रिटेन करने को देख रही है। वो इस एज में भी फैफ डू प्लेसिस को नहीं जाने देना चाहती है, क्योंकि भले ही भाई फैफ डू प्लेसिस की जो एज है फिलहाल 40 होगी, और जब आईपीएल 2025 खेली जा रही होगी उस वक्त पे भले ही वो 41 साल के हो जाएंगे, लेकिन भाई फिटनेस तो कमाल की है ना। कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। हाल ही में एमएलसी में 8 मैचों में 420 रन जड़ के आए हैं, 52.50 की औसत और 171.42 की स्ट्राइक रेट से 43 चौके मार के आए हैं, 23 छक्के जड़ के आए हैं। जी हां, एमएलसी में हाल ही में सबसे ज्यादा रन मार के आए, हाईएस्ट रन स्कोरर बन के आए और सबसे ज्यादा छक्के मार के आए। तो आरसीबी को लगा कि ऐसे में छोड़ना बनता नहीं है, इसीलिए भैया उन्होंने कल के दिन डिक्लेयर कर दिया कि फैफ डू प्लेसिस हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। और अगर फैफ डू प्लेसिस देखो रिटेन होते हैं तो कप्तानी वही करेंगे, या फिर ऐसा हो भी सकता है कि फैफ डू प्लेसिस रिटेन हो जाए, सिर्फ एज अ प्लेयर आरसीबी से खेले, लेकिन आरसीबी एक नए कप्तान की घोषणा कर दे। पर फिलहाल लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर फैफ डू प्लेसिस को वो रिटेन कर रहे हैं तो क्या पता कप्तानी में भी कंटिन्यू कर दें। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर आपके हाथ में डिसीजन होता तो क्या फैफ डू प्लेसिस से ही कप्तानी कंटिन्यू करवाते, या फिर फैफ डू प्लेसिस से कप्तानी छीन के आरसीबी को एक नया कप्तान देते? और अगर नया कप्तान देते तो वो नया कप्तान कौन होता, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़े तो देखो भाई काफी दिन से ये बातें भी चल रही थी कि जो रोहित शर्मा है वो जा सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में, और लखनऊ सुपर जायंट्स के जो ओनर है संजीव गोयनका, वो भी काफी तड़प रहे हैं रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। कल इसी मुद्दे को लेकर जब एलएसजी के फील्डिंग कोच जॉन्टी रूट से सवाल करे गए तो जॉन्टी रूट्स ने कहा कि वैसे तो बातें चल रही हैं कि लखनऊ वाले रोहित को खरीदना चाहते हैं, लेकिन जॉन्टी रूट्स कहते हैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा हक ही नहीं है मैं इस बारे में बोलूं। लेकिन उसके बावजूद भी जॉन्टी रूट्स रोहित शर्मा के बारे में ये कह जाते हैं कि जब मैं मुंबई इंडियंस में काम करता था, जब मैं वहां फील्डिंग कोच था, तो तब मुझे लगा कि मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी है। मुझे वहां रोहित शर्मा को अभ्यास करते और क्रिकेट खेलते हुए देखने का मौका मिला, वह बहुत ही शानदार हैं। लेकिन जॉन्टी रूट्स ये तक कह जाते हैं कि उनको ऐसा नहीं लगता कि एलएसजी की सफलता के लिए रोहित की मौजूदगी जरूरी है। यानी रूट्स कहना चाह रहे हैं कि रोहित आए तो बहुत ही बढ़िया है, कमाल के प्लेयर हैं, और अगर नहीं भी आए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरे हिसाब से तो एलएसजी को रोहित की जरूरत है। एलएसजी क्या, जो भी ऐसी टीम है जिसको लग रहा है कि उनके पास अच्छा कप्तान नहीं है, एक अच्छा ओपनर नहीं है, अच्छे ओपनर से भी बड़ी बात, अगर किसी को लग रहा है भाई अच्छा कप्तान नहीं है, जैसे कि दो पल के लिए आप दिल्ली की बात कर सकते हैं, पंजाब की बात कर सकते हैं, लखनऊ की बात कर सकते हैं, फिलहाल तो गुजरात की बात कर सकते हैं। जब से हार्दिक गए हैं, गिल ने बहुत ही नॉर्मल कप्तानी करी थी, बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस दी थी गुजरात ने गिल की कप्तानी में। तो गुजरात को भी एक अच्छे कप्तान की जरूरत है, इसीलिए ये कुछ ऐसी टीमें हैं जो सच में रोहित को कुछ भी करके अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी, और भाई जितना पैसा लुटाना पड़े उतना पैसा लुटाएंगी। आपके हिसाब से रोहित शर्मा को आईपीएल 2025 में किस टीम की कमान संभालनी चाहिए? जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखो भाई जहां हम इतनी रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा को लेके बहुत सारी ऐसी मीम्स बनती हैं कि रोहित शर्मा भूल जाते हैं, रोहित शर्मा बहुत ही कैजुअल रहते हैं, तफरीबाज आदमी हैं। लेकिन कल के दिन इंडिया के अंपायर अनिल चौधरी एक पॉडकास्ट पे पहुंचे थे, जहां उनसे यही सवाल करा गया रोहित शर्मा के बारे में, और इस सवाल का जवाब देते हुए जो उन्होंने कहा आज हर किसी को सुनना चाहिए, चिंता मत करिए, वो बातें मैं आपको सुनाने भी वाला हूं और दिखाने भी वाला हूं। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि अक्सर लोग जो रोहित शर्मा को लेके मीम्स बनाते रहते हैं, उनको लेके ये अलग अलग बातें चलाते रहते हैं कि रोहित शर्मा जब देखो भूल जाते हैं, रोहित शर्मा बहुत ही मजे में रहते हैं, ज्यादा वो सीरियस नहीं रहते हैं। तो इसी टॉपिक को कल के
दिन छेड़ा था शुभांकर मिश्रा ने अपने YouTube चैनल पे, जो कि एक मशहूर YouTube एंकर हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इस टॉपिक को लेकर सवाल किया था इंडिया के मशहूर अंपायर अनिल चौधरी से। तो अनिल चौधरी इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि जिन लोग को लगता है कि रोहित शर्मा आसानी से भूल जाते हैं, रोहित शर्मा बहुत ही कैजुअल हैं, उनका ज्यादा दिमाग नहीं चलता है, तो अनिल चौधरी कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि रोहित शर्मा का दिमाग चलता है क्रिकेट में। क्रिकेट का जो दिमाग है उस बंदे के पास, वैसा दिमाग शायद ही किसी के पास है। आप उसके दिमाग को जज कर सकते हैं उनकी बैटिंग देख के। जब रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं तो एज एन अंपायर मुझे भी ऐसा लग रहा होता है कि यार अभी तो इस बॉलर की स्पीड 160 kph की तरह जा रही थी, लेकिन जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये बॉलर 120 kph से फेंक रहा है। ये ताकत है रोहित शर्मा की बैटिंग की और रोहित शर्मा के दिमाग की। साथ ही साथ अनिल चौधरी ये भी कहते हैं कि रोहित शर्मा जब बैटिंग करते हैं तो एलबीडब्ल्यू के दौरान उनको आउट या नॉट आउट देना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उनका स्टांस बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, ज्यादा हिलते ढुलते नहीं है। तो अगर बॉल जाके उनके पैड पे लगती है तो सीधे पता चल जाता है कि ये आउट है या नॉट आउट है। वैसे अगर आपको ये पूरी बात खुद सुननी है अनिल चौधरी के मुंह से, तो ये क्लिप मैंने डाल के रखी है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करिए। टॉप पे मैंने पिन करके रखी है। कसम से भाई अनिल चौधरी के मुंह से जब आप पूरी बात ये खुद सुनेंगे ना, लगभग 1.5-2 मिनट की वीडियो है, आपको मजा आ जाएगा। और ऐसी कई क्लिप्स, मीम्स वगैरह हम अपने उस टेलीग्राम चैनल पे लाते रहते हैं, जाके ज्वाइन कर लीजिए और मस्त भाई ऐसी वीडियोस का आनंद लीजिए। वैसे मैं बता दूं कि इसी पॉडकास्ट के दौरान अनिल चौधरी से धोनी रिव्यू सिस्टम पे भी सवाल किया जाता है कि लोग जो अक्सर कहते हैं कि डीआरएस का नाम धोनी रिव्यू सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जो एक्यूरेसी है धोनी के रिव्यूज की वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए अनिल चौधरी कहते हैं, देखिए कोई भी 100% सही डीआरएस ले ले ये लगभग नामुमकिन है, लेकिन इकलौते धोनी ऐसे विकेट कीपर है, धोनी ऐसे कप्तान है जो इस मामले में सबसे ऊपर है, जो लगभग उस 100% एक्यूरेसी को छू जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो हर एक बारीक चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उस तरीके का ऑब्जर्वेशन इंडियन क्रिकेट क्या वर्ल्ड क्रिकेट में किसी के पास नहीं। इवन भाई अनिल चौधरी ने यह तक कह दिया कि धोनी का जो अंपायरिंग लेवल है, मैं तो कहूंगा कि वो मुझको अपना बैट दे दे और बदले में ट्रेड करके मुझसे मेरी अंपायरिंग वाली हैट ले ले। अब जहां हम एक विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि एमएस धोनी का विकेट कीपिंग के मामले में आइडल कौन रहा था? उनके आइडल थे नन अदर देन एडम गिलक्रिस्ट। तो मैं यहां पे बस आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कल के दिन आरसीबी के विकेट कीपर अनुज रावत ने एक स्टेटमेंट दिया कि उनको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है जब लोग उनको गुड़गांव का एडम गिलक्रिस्ट बोलते हैं। इस समय अनुज रावत दिल्ली प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल के दिन उन्होंने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने कहा कि वो हमेशा से चाहते थे कि वो एडम गिलक्रिस्ट और धोनी जैसे बने, और जब लोग उनको गुड़गांव का एडम गिलक्रिस्ट कहते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। मैं यहां पे बता दूं कि अनुज रावत फिलहाल दिल्ली प्रीमियर लीग में छाए हुए हैं। 7 मैचों में 157 की स्ट्राइक रेट से 276 रन जड़ चुके हैं, 17 चौके मारे हैं, 21 छक्के लगाए हैं, और फिलहाल टूर्नामेंट में वो 4th हाईएस्ट रन गेटर चल रहे हैं। तो यहां पे अगर कुछ आरसीबी फैंस हैं उनको ये सुन के खुशी मिल सकती है। वैसे खुशी क्या ही मिलेगी, क्योंकि अनुज रावत भाई मेगा ऑक्शन में ना जाने कहां जाएंगे किसी को नहीं पता, और किसी को बहुत फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। खासकर आरसीबी फैंस को तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुज रावत ने किसी भी सीजन में कोई बहुत ऐसा खास काम आरसीबी के लिए नहीं किया है। मेरे हिसाब से खास तो क्या ही किया है, बोझ कई बार जरूर बने हैं टीम पे। लेकिन एक इंडियन क्रिकेट फैन होने के नाते अच्छा लगा कि एक और इंडियन विकेट कीपर अच्छा कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले सीजन्स में अनुज रावत आईपीएल में अपनी परफॉर्मेंस को सुधारें और हमें यह ना कहना पड़े कि ये जिस टीम के लिए खेल रहे थे उस टीम के लिए बोझा बन गए। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करता हूं क्रिकेट का वो कमाल का अननोन फैक्ट जो आप में से शायद ही किसी को पता होगा। देखो ये तो तुमको पता होगा कि हाल ही में जो रूट ने अपना 50वां शतक जड़ दिया, और जब से भाई जो रूट शतक मार रहे हैं, जो देखो भाई मुंह उठा के विराट कोहली को ट्रोल करने लगता है, क्योंकि भाई एक फॉर्मेट को लोग कंपेयर करने लगते हैं कोहली और रूट के। लेकिन इन मूर्खों को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर हम उस लिस्ट को देखें जहां हमें यह देखना हो कि भाई किस प्लेयर ने सबसे कम इनिंग्स ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 सेंचुरीज पूरी करने के लिए, तो इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आते हैं जो रूट, जिन्होंने 455 इनिंग ली हैं अपनी 50 इंटरनेशनल सेंचुरीज पूरी करने के लिए। चौथे पे आते हैं रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने 418 इनिंग ली हैं 50 इंटरनेशनल सेंचुरीज पूरी करने के लिए। सचिन ने ली थी 376 इनिंग। भाई सचिन ने भी जो रूट से ना जाने कितनी कम इनिंग ली। सोचो, जो रूट ने 455 ली हैं, सचिन ने 376 ली थी। दूसरे पे आते हैं हाशिम आमला, जिन्होंने 348 इनिंग ली थी 50 इंटरनेशनल सेंचुरीज करने के लिए। और पहले पे है कोहली, जिन्होंने आमला के बराबर ही 348 इनिंग ली थी
50 इंटरनेशनल सेंचुरीज पूरी करने के लिए। पर फिर भी भाई लोग बेकार में कंपैरिजन करने में लगे हैं। भाई कहां 348 इनिंग, कहां 455 इनिंग। भाई सचिन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, जो रूट सचिन के रिकॉर्ड से काफी दूर रह गए, सबसे कम इनिंग में 50 इंटरनेशनल सेंचुरीज मारने के मामले में, और लोग बेकार में यहां उनको कोहली से कंपेयर कर रहे हैं। भाई सिर्फ किसी नंबर को अचीव करना आपको अच्छा बैट्समैन नहीं बनाता है। ठीक है, अच्छे बैट्समैन है जो रूट, लेकिन यह भी मैटर करता है कि आपने वो नंबर आखिर कितने जल्दी अचीव करा, कितने कम मैचेस में अचीव करा और कितनी आसानी से अचीव करा। तो अब जब मैंने आपको ये क्रिकेट का कमाल का नोन फैक्ट बता दिया है, अब देखते हैं कौन है आज क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है शरद कुमार गुप्ता, जो पूछते हैं कि भाई परसों आपकी वीडियो में आपका फेस क्यों नहीं था। तो भाई यार उस वीडियो में मेरा फेस इसलिए नहीं था, या फिर कहें कि मेरी ऑडियो सिर्फ इसलिए सुनाई दे रही थी क्योंकि यार ये जिस कमरे में शूट करता हूं ना, स्टूडियो तो क्या ही कहूंगा, कमरा है, तो ये कमरा असल में टेरिस पे है, छत भी है यहाँ पे, और टेरिस के साथ लग के ही इकलौता कमरा है सबसे टॉप फ्लोर पे, यानी कि जिसको टेरिस कहते हैं, छत भी है घूमने वगैरह के लिए। तो जब मैं असल में वीडियो शूट करने छत पे आया तो भाई चारों तरफ रात में बंदर बैठे हुए थे, मस्त डेरा डाले हुए थे, और एक बार रात में अगर बंदर किसी घर में ठहर जाते हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, फिर वो सुबह तक नहीं जाते हैं, वो फिर चलते फिरते नहीं रहते। रात में अगर वो कहीं टिक गए हैं तो वहां वो सेटल होने के लिए आते हैं, सुबह तक वो सुबह ही जाते हैं। तो कसम से भाई जब मैं ऊपर आया मेरी फट गई, 10-12 बंदर बैठे हुए थे चारों तरफ, भैया पहरेदारी कर रहे थे। अगर मैं गलती से भी अपने कमरे में घुसने के लिए जाता तो ये सारे बंदर मिलकर मेरी लंका लगा देते। इसलिए मैंने कहा कि चलो यार थोड़ा सेक्रीफाइस करते हैं, आज फेस नहीं दिखाते हैं, ऑडियो से काम चलाते हैं। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। बाकी भाई किसी और के मन में कोई सवाल हो तो पता है ना क्या करना है, लिंक है हमारे इंस्टा पेज का डिस्क्रिप्शन में, क्रिक टाइम विद जोशी का, वहां पे जाना है, फॉलो करना है पहले, और साथ में भाई डीएम करना है अपने सवाल को। आने वाली वीडियो में आपके सवाल को फीचर किया जाएगा, आपके नाम के साथ उनका जवाब दिया जाएगा। सवाल भेजते रहिए, और हाँ भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।